नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी कैसे और किसके इशारे पर चल रही है, आज इंडिया टीवी पर हम इसके बारे में एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। इंडिया टीवी ऐसे पत्थरबाजों तक पहुंचने में कामयाब हुआ जो चंद पैसों या फिर किसी के डर की वजह से सुरक्षा बलों पर, फोर्सेस पर पत्थरबाजी करते हैं। आज हम बेपर्दा करने जा रहे हैं पत्थरबाजी की इस पूरी साजिश को। हम आपको बताएंगे कि इन पत्थरबाजों पर किसकी सरपरस्ती है, इन्हें कौन उकसाता है, कौन डराता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि घाटी में देश से गद्दारी कौन कर रहा है। आपको दिखाने जा रहे हैं कैमरे पर पत्थरबाजों का कबूलनामा, जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठे। उसके ऊपर पत्थर फेंको ताकि वो वहाँ पे कुछ हो जाए। बस इनका यही टारगेट है, कोई कैजुअलिटी होनी चाहिए तो उसमें से इनका फ़ायदा होना। मुझे भी ये ऐसे ही भड़काते रहते हैं कि आप पत्थर मार लो, आप ऐसा कर लो, आप कैंप्स के अंदर घुस जाओ, पेट्रोल बम से हमला कर लो इनको। हुर्रियत के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, वो अपने इशारों पे ये दंगा फसाद करवाते हैं। हुर्रियत के लोग हैं, इनके जो अपने बंदे हैं, वो ऐसा चाहते हैं ताकि उनकी दुकानें बंद ना हो जाए। मजबूरी है, कोई अगर नहीं इनके साथ जाएगा तो शाम को 10 लड़के आएंगे और मार देंगे, पत्थर फेंक देंगे या किसी पे जानलेवा हमला करेंगे। रिसेंटली स्टूडेंट्स को भड़काते हैं, किसी कॉलेज में, कॉलेज के यूनियंस को बोलते हैं या किसी स्टूडेंट्स को बोलते हैं आप लोग ऐसा प्रोटेस्ट कर लो ताकि एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दे। यहाँ पे अगर कभी हालात ठीक भी होती हैं तो उससे हालात ख़राब करवाई जाती है। उनका जो ईमान है वो सिर्फ पैसा होता है, वो इसीलिए क्योंकि उनकी दुकानें जो है गर्म रहनी चाहिए। तो ये है उस पूरे सच के कुछ छोटे छोटे हिस्से जिसे खुद इंडिया टीवी के कैमरे के सामने कबूल किया दो पत्थरबाजों ने। लेकिन आज हम पत्थरबाजी के इस पूरी साजिश को बेपर्दा करेंगे। हम देश के दुश्मनों के चेहरे से नकाब उतारने जा रहे हैं जो कश्मीर के नौजवानों को उकसाते हैं। और यह एक दो बार का वाकया नहीं है। पिछले 2 साल में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की 18 वारदातें हो चुकी हैं। तो आखिर पत्थरबाजी का मास्टरमाइंड है कौन? आइए सुनते हैं एक पत्थरबाज का कैमरे पर कबूलनामा। एक तरफ आतंकी के खिलाफ सेना का ऑपरेशन और दूसरी तरफ पत्थरबाजों के बीच घिरे सुरक्षा बलों के जाबाज जवान। कश्मीर के बडगाम जिले की ये तस्वीरें भले ही कल्याणी मंगलवार की हैं, लेकिन कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजों के ऐसे हमले अब आए दिन की बात होती है। जब जब आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन होता है, ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पत्थरबाजों के झुंड आतंकियों की ढाल बनने की कोशिश करते हैं। आखिर इन पत्थरबाजों को उकसाता कौन है? आखिर इनके हाथों में पत्थर कौन थमा देता है? आखिर कौन है इन पत्थरबाजों का सरपरस्त? इसी की पड़ताल करते हुए इंडिया टीवी ने श्रीनगर में ऐसे ही कुछ पत्थरबाजों को ढूंढ निकाला। हमने उनका पूरा बयान अपने कैमरे में कैद किया। हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन्हीं पत्थरबाजों का कबूलनामा। उन्हीं पत्थरबाजों की जुबानी हम करने जा रहे हैं बेनकाब पत्थरबाजों के अकाउंट को। हम बेपर्दा करने जा रहे हैं उस साजिश को जो हिंदुस्तान के जाबाजों के खिलाफ घाटी में चलाई जा रही है। जरा गौर से सुनिएगा इस आवाज को। मुझे भी ये ऐसे ही भड़काते रहते हैं कि आप पत्थर मार लो, आप ऐसा कर लो, आप कैंप्स के अंदर घुस जाओ, पेट्रोल बम से हमला कर लो इनको। अब इनके अपने लड़के हैं जो मोस्ट वांटेड है यहाँ पे, तो
वो लोग ऐसे लोकल लड़कों को कहते हैं आप हमारे साथ आ जाइए, जुलूस निकालेंगे, मस्जिद में ऐसा बोलेंगे, वैसा करेंगे। तो यही चाहते हैं ताकि यहाँ पे दंगा फसाद रहे, बस यहाँ पे आम जो आदमी है वो परेशान हो जाए, बस इनका यही टारगेट है। क्योंकि जो ये हुर्रियत के लोग हैं, इनके जो अपने बंदे हैं, वो ऐसा चाहते हैं ताकि उनकी दुकानें बंद ना हो जाए। सुना आपने, कश्मीर घाटी के इस पत्थरबाज की आवाज किसी की भी आंखें खोल देने के लिए काफी है। लेकिन खुलासा सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी कुछ और चेहरे बेनकाब होंगे। हम अभी कुछ और साजिशों को बेपर्दा करने जा रहे हैं। जरा ये भी सुन लीजिए कि अलगाववादियों के प्यादे बने ये पत्थरबाज हैं कौन, और ये नकाब पहनकर सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे चेहरे किसके हैं। स्टूडेंट्स को भड़काते हैं, किसी कॉलेज के यूनियंस को बोलते हैं या किसी स्टूडेंट्स को बोलते हैं आप लोग ऐसा प्रोटेस्ट कर लो ताकि एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दे। इससे स्टूडेंट्स का नुकसान है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पत्थरबाज भी है और इसमें कुछ आतंकवादी भी इसमें शामिल होते हैं। जी हाँ, पत्थरबाज लोकल लड़कों के बीच छिपे होते हैं दहशतगर्द। पत्थरबाजों के झुंड के बीच नकाब से चेहरा छिपाए होते हैं आतंकी। लेकिन लोकल लड़के ये सब करते क्यों? क्या इसके पीछे सिर्फ पैसों का लालच है? क्या किसी का डर है या फिर कोई और मजबूरी? जरा इस पत्थरबाज की जुबानी सुनिए, पूरी कहानी खुद ब खुद सामने आ जाएगी। मजबूरी है, कोई अगर नहीं इनके साथ जाएगा तो शाम को 10 लड़के आएंगे और मार देंगे, पत्थर फेंक देंगे या किसी पे जानलेवा हमला करेंगे। तो इन लोगों का काम ही ऐसा है। अब आप ही बताइए सर, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे इनके साथ तो ये लोग हमारे लिए कितनी मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। इनका यही टारगेट है, कोई कैजुअलिटी होनी चाहिए तो उसमें से इनका फायदा होना। ताकि और मामला भड़केगा, कैजुअलिटी होगी, कोई लड़का मरेगा तो लोग और ज्यादा भड़केंगे, यही कहना चाहिए। बिल्कुल, इनकी दुकानें बंद हो जाएगी अगर यहाँ पे कैजुअलिटीज नहीं हो जाएगी। तो ये है घाटी में पत्थरबाजी के पीछे का असली खेल। अलगाववादी नेताओं का टारगेट ये रहता है कि कैजुअलिटी हो जाए, यानी किसी भी पत्थरबाज की मौत हो जाए ताकि वो अपनी दुकान चमका सके। ऐसा ही कल कश्मीर के बडगाम में भी हुआ। जब सुरक्षा बल आतंकी को घेरे हुए थे तो पत्थरबाजों के झुंड से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 3 पत्थरबाज मारे गए, जिसको लेकर आज हुर्रियत के आह्वान पर घाटी में बंद रखा गया। यानी घाटी को सुलगाने की पूरी पटकथा पहले से तैयार थी। कश्मीर घाटी के एक नौजवान ने घाटी में पत्थरबाजों के आकाओं के चेहरे से कैसे नकाब उतारा, ये तो आपने सुन लिया। अब एक और दूसरे नौजवान का कबूलनामा आपको सुनाते हैं, जो पत्थरबाजी की वारदातों के पीछे की एक और सच्चाई आपके सामने रखेगा, जो बता रहा है कि घाटी में कश्मीरियत के चंद ठेकेदार कैसे अपनी दुकानदारी चलाने के लिए नौजवानों को पत्थरबाज बनाते हैं। ऐसी तस्वीर पिछले 1.5 साल में कश्मीर में जगह जगह सामने। आइए आपको सुनवाते हैं एक और नौजवान की बात। वो खुद कभी पत्थरबाज था। वो इंडिया टीवी से क्या कहता है, जरा गौर से सुनिए। यहाँ पे अगर कभी हालात ठीक भी होती हैं तो उससे हालात खराब करवाई जाती है। घाटी के हालात पाकिस्तान के इशारों पर हुर्रियत खराब करवाता है। हुर्रियत नेता अपनी हिंदुस्तान से दुश्मनी की दुकानदारी चलवाने के लिए कश्मीरी नौजवानों के हाथों में पत्थर थमाते हैं। ये नौजवान पत्थरबाजों के आका हुर्रियत की पोल खोल रहा है। मैं कह रहा हूँ हर वो उठेगा ही, जोश तो उठेगा ही। अगर मैं मजहब के नाम पे उठाऊंगा तो जोश तो उठेगा ही। तो यही बात करके उठाते हैं मजहब के नाम पर। सिर्फ जो है उनका जो ईमान है वो सिर्फ पैसा होता है। वो इसीलिए क्योंकि उनकी दुकानें जो है गर्म रहनी चाहिए। इस नौजवान के खुलासे पूरी तरह सच हैं। हम आपको नजरबंद हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का मंगलवार का वो भाषण सुनवाते हैं जो उसने मोबाइल से एक रैली के लिए दिया। इस भाषण में गिलानी खुल्लम खुल्ला हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों के खिलाफ कश्मीरी नौजवान को धर्म और आजादी के नाम पर भड़का रहा है और पत्थरबाजी के लिए उकसा रहा है। या 4 देवरी मज महबूस मेशुन दीवान तो लुकन निश्वात निके। अमन के दुश्मन और हिंदुस्तान के गद्दार गिलानी का यही असली चेहरा है। हिंदुस्तान की रोटी खाओ और पाकिस्तान के पैसों पर घाटी के नौजवानों को पत्थरबाजी के लिए चंद बोटियां फेंको। जरा देखिए इन नौजवानों को पत्थरबाजी और सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए हुर्रियत एंड कंपनी कितनी बोटियां यानी पैसे देती है। पत्थरबाजों को 100 से 500 रुपए मिलते हैं, जबकि पत्थरबाजों के लीडर को 5000 रुपए दिए जाते हैं। सुरक्षा बलों से एक राइफल छीनने पर 5000 रुपए, तो एक ग्रेनेड छीनने और उन्हें सुरक्षा बलों पर ही फेंकने के लिए 1000 रुपए बतौर इनाम दिए जाते हैं।
नौजवानों को लालच देकर मजहब के नाम पर गुमराह कर पाकिस्तान का एजेंट हुर्रियत कश्मीर घाटी में अमन का सौदा करता है। यही वजह है कि लोग कश्मीर में शांति के लिए हुर्रियत से बातचीत को बेईमानी मानते हैं। श्रीनगर से मंजूर मीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। क्या कोई शख्स सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में भी मुख्यमंत्री बन सकता है? अगर आपको इस सवाल से हैरानी हुई तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुबानी सुनिए उनके मुख्यमंत्री बनने की कहानी। अचानक दिल्ली बुलाए गए योगी आदित्यनाथ को जब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष ने यूपी के सीएम बनाने का फैसला सुनाया तो उनका कहना है कि उनके पास उस वक्त सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग पर टंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेम प्लेट के साथ सवाल जोड़ा था कि आखिर योगी सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री कैसे बने। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यूपी में प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ के हाथों ही सत्ता की कमान क्यों और कैसे सौंपी। सत्ता के गलियारों में योगी के सीएम बनने पर तमाम कयास लगते रहे, लेकिन अब यह कहानी बेपर्दा हो चुकी है, और वो भी खुद योगी आदित्यनाथ की जुबानी। मुझ जैसा योगी लोग तमाम प्रकार की बातें करते हैं, कह रहे हैं, और मैं देखता हूं कि लोग साधु संतों को भीख नहीं देते, लेकिन मेरी पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश ही मुझे सौंप दिया है। मुझे मेरी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से अमित भाई शाह जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश जाना है, तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूं। कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल एक जोड़े कपड़े थे। भाई हम साधु संतों का क्या है, अगर मैं केवल एक लंगोट में भी सड़कों पे निकलूंगा लोग कहेंगे देखिए इनका बाना है, कोई बात नहीं। केवल एक जोड़े कपड़े थे मेरे पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम पद के लिए चुना। अचानक उन्हें लखनऊ से दिल्ली बुलाया और फिर मुख्यमंत्री बनने का फैसला सुना दिया। उसी दिन योगी दिल्ली से लखनऊ की रिटर्न फ्लाइट पर सवार हुए और फिर यूपी में बीजेपी का सीएम कौन, इस सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन सीएम बनकर योगी क्यों ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, इस बात का भी उन्होंने खुलासा कर दिया। तो मैं उसी समय एयरपोर्ट आया और उसी विमान से फिर लखनऊ आ गया। लखनऊ में विधान मंडल दल की बैठक रखी गई थी। मुझे कहा गया उस बैठक में आपको जाना है। मैं इस बैठक में गया, लोगों ने मुझे चुना और अगले दिन शपथ हो गई। क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहा हूं, यहां पर सड़क से लेकर के सदन तक की यात्रा किया हूं, स्वाभाविक रूप से सड़कों पर भी आंदोलन किया हूं, मंदिरों में मठों में घूम करके भिक्षा भी प्राप्त किया हूं, तो मुझे यहाँ की सारी बीमारियों का पता है और उसका उपचार कैसे होना है इसका भी मैं इंतजाम कर रहा हूं। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि खांटी भगवाधारी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ सरकार का अल्पसंख्यकों के साथ क्या रवैया होगा। इन सवालों का भी सीएम योगी ने जवाब देते हुए कहा कि हिंदुस्तान की मिट्टी में गंगा जमुनी तहजीब रची बसी है, जैसे सूर्य नमस्कार और नमाज की क्रियाओं में काफी समानता है। सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें जो बंद आप लगते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनने की कहानी से लेकर सरकार के एजेंडे तक का खाका लखनऊ में यूपी योग महोत्सव के दौरान दिया। ये पहला मौका था जब एक ही मंच पर योगी आदित्यनाथ और योग गुरु रामदेव मौजूद थे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ की वसूली की जाए। दरअसल ये मामला विज्ञापनों से जुड़ी अनियमितताओं का है। इसमें केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया था और जितने भी कीमत के सरकारी विज्ञापन दिए गए उतनी कीमत अब पार्टी से वसूली जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। शपथ ग्रहण के 10 दिन बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सरकारी बंगले में गृह प्रवेश किया। नए घर में आते योगी ने अपने विधायकों, मंत्रियों और संगठन के साथियों को पार्टी दी, लेकिन पार्टी सिर्फ फलाहार की।
योगी ने किस अंदाज में अपने नए घर में प्रवेश किया, इसकी पूरी खबर आपको दिखाएं। इससे पहले दो तस्वीरें। एक तरफ उन विधायकों की तस्वीरें जिनके लिए मुख्यमंत्री ने आज सीएम आवास पर फलाहार पार्टी दी, संगठन के लोगों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया, और दूसरी तरफ गृह प्रवेश की तस्वीरें जब 10 दिन बाद वो इस सरकारी बंगले में आज शिफ्ट हुए। माननीय अशोक कटारिया जी, आदरणीय अशोक कटारिया जी, आदरणीय कामेश्वर सिंह जी का, आदरणीय मकान क्षेत्र के अध्यक्ष, क्षेत्र के संगठन मंत्री, क्षेत्र के अध्यक्ष, उसके बाद सलीम बिश्नोई जी, विद्यासागर सोनकर जी, माननीय विजय बहादुर पाठक जी का स्वागत यहाँ पर बंगले उसमें रहे। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष। और आइए अब देखते हैं कैसे आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह प्रवेश हुआ। तारीख पहले से तय थी, शुभ मुहूर्त पहले से मुकर्रर था। घड़ी में ज्यों ही 12:10 हुए, कुछ इस अंदाज में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला मुख्यमंत्री आवास में दाखिल हुआ। यह तस्वीरें उस गृह प्रवेश की है जिसका इंतजार इस सरकारी आवास को पिछले 10 दिनों से था। नवरात्र का पहला दिन हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक किसी भी नए कार्य के लिए यह वक्त सबसे शुभ होता है। शपथ ग्रहण के बाद ही मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए थे कि वो नवरात्र में अपना गृह प्रवेश करें। तब तक सीएम हाउस को उनकी जरूरत के हिसाब से बदल डाला जाए। हुआ भी ये, 10 दिन में इस सरकारी आवास की सूरत बदल गई। योगी के गृह प्रवेश से पहले मुख्यमंत्री के इस बंगले में क्या क्या बदलाव किए गए, आपको ये बताएं उससे पहले इससे जुड़ी एक एक तस्वीरें देखिए। आखिर कैसे 5 केटी मार्ग में योगी का यह गृह प्रवेश हुआ। दोपहर के ठीक 12:10 पर मुख्यमंत्री का काफिला 5 कालिदास मार्ग पर दाखिल हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी लैंड क्रूजर कार में सवार थे। एक एक कर फ्लीट की सारी गाड़ियां मुख्यमंत्री आवास के अंदर चली। चंद मिनट बाद ये तस्वीरें सामने आई। गृह प्रवेश के बाद मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास के एक एक कमरे का मुआयना किया। कर्मचारियों से कमरे के बारे में जानकारी ली। सीएम आवास के गलियारे में गए, गेस्ट हाउस एरिया में गए। गृह प्रवेश से पहले सरकारी अफसरों को इस सरकारी आवास को सीएम के मिजाज के मुताबिक तैयार करने के लिए 10 दिन का वक्त मिला और इन 10 दिनों में 5 कालिदास मार्ग में सब कुछ बदल गया। सीएम के ड्राइंग रूम से लेकर के उनके कमरे तक विशेष तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है, तैयार किया गया है। सोफे से लेकर के बाकी ज़रूरी बदलाव भी किए गए हैं। अहम बात यह है कि लग्जरी की जगह इस पूरे सीएम आवास में चप्पे चप्पे पर योगी की सादगी की झलक मिल रही है। यह तस्वीर देखिए, एक बड़े डाइनिंग टेबल पर सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। सामने मेज पर फलाहार की थाली है। नवरात्र में मुख्यमंत्री 9 दिन तक व्रत रहेंगे। व्रत की वजह से सीएम को पहले दिन फलों से सजी थाली दी गई। इस तरह का मैसेज जा रहा है जो इन्होंने फलाहार की पार्टी दी इससे। ये अच्छा जाएगा कि मतलब हमारे जो कल्चर हमारा है उसको मतलब जो लोग भूल गए थे कि फलाहार क्या होता है, वो लोग अपने प्रदेश और देश में जानेंगे कि कल्चर के संस्कृति के अंतर्गत आता है। जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं वो हिंदू संस्कृति के रक्षक हैं और ये एक योगी हैं और ये महत्वपूर्ण रखा जाता है कि हिंदू पर्व पर जो है हिंदू फलाहारी होता है। आप सोच रहे होंगे सीएम पद की शपथ लेने के 10 दिन के बाद तक आखिर योगी आदित्यनाथ ने इस बंगले में प्रवेश क्यों नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि सबको शुभ मुहूर्त का इंतजार था। दोपहर 12:10 पर योगी के प्रवेश से पहले बंगले में पूजा पाठ हुआ, मंत्रोच्चार हुआ। सबसे बड़ी बात है कि चंद घंटे पहले मुख्यमंत्री की नेम प्लेट तक बदल दी गई।
योगी आदित्यनाथ के नाम से जाने जाते हैं। वो जो 5 बार के एमपी हैं वो भी योगी आदित्यनाथ के नाम से हैं, लेकिन शपथ उन्होंने क्योंकि आदित्यनाथ योगी के नाम से ली थी इसलिए यहाँ पर नाम बदला गया था। लेकिन अब जो उनका नाम है उसी नाम की नेम प्लेट यहाँ पे लगा दी गई है। हालांकि सीएम के शपथ लेने के तुरंत बाद ही इस आवास का शुद्धिकरण हुआ। गेट पर और दीवारों पर स्वास्तिक के निशान बनाए गए, लेकिन सीएम ने साफ साफ कहा था वो गृह प्रवेश नवरात्रि में ही करेंगे। इन 10 दिनों के भीतर अफसरों को काफी वक्त मिल गया सीएम आवास की सूरत बदलने के लिए। पूरे बंगले से एसी हटा दिए गए, बंगले से लेदर के सभी सोफे हटाए गए, फर्नीचर और बर्तन को भी हटाया गया। सीएम के कमरे में अब लकड़ी के 4 तख्त और 4 कुर्सियां रखी गई हैं। पूरे बंगले को क्रीम और सफेद रंग से पेंट किया गया है। भरसक में सबसे विशेष लाभकर है कि एक भुक्त रहा जाए, एक समय ही फरार किया जाए, रात्रि में कुछ न लिया जाए। सीएम आवास में कुल 10 कमरे हैं, इनमें से 9 पूरी तरह खाली कर दिए गए हैं। किचन को भी खाली रखा गया है। खबर है कि इस बंगले में कुछ दिनों बाद गौशाला भी बनाई जाएगी, यानी योगी आदित्यनाथ यूपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिनके सरकारी आवास में कारपेट की जगह गौशाला होगी। यूपी के सीएम हाउस में पहले भी दावतें होती थी, वेज नॉन वेज हर तरह के खाने सर्व किए जाते थे, लेकिन गृह प्रवेश के पहले दिन ही सीएम आवास में योगी इफेक्ट दिखा। मुख्यमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों और विधायकों को निमंत्रण भेजा। इस दावत में मेन्यू पूरी तरह से शाकाहारी था और फलाहार का खास इंतजाम किया गया। और अब खबर यूपी में मीट बंदी से मचे हड़कंप की। अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई के बाद पूरे यूपी में हंगामा मचा हुआ है। मीट की, मटन की दुकानों पर ताला लटका है। देखिए कैसे मीट बंदी ने लखनऊ से मुरादाबाद तक नॉनवेज का जायका बदल कर रख दिया। हर तरफ सन्नाटा है। दुकानों पर ताले लटके हैं, दुकानदार सड़क पर हैं। जानवरों को हलाल करने वाले हथियार धूल फांक रहे हैं। योगी राज में मीट बंदी का किस कदर असर है, इसकी ये झलक भर है। कहीं चिकन बिरयानी की जगह वेज बिरयानी ने ले ली, कहीं मटन कबाब की जगह दाल कबाब बिक रहा है। सड़कों पर, दुकानों पर, रेस्टोरेंट में, शादियों में मीट बंदी का असर साफ साफ दिख रहा है। यूपी में मीट बंदी का खौफ कितना ज्यादा है, अलग अलग शहरों की तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। लखनऊ की ये वो सड़कें हैं जहां पहले पैदल चलना भी सबसे मुश्किल काम होता था, लेकिन अब यहां सन्नाटा है। तस्वीर पुराने लखनऊ की है। इन संकरे रास्तों पर 127 साल पुरानी चिकन और मटन की दुकानें हैं। मीट बंदी के बाद से ही इन दुकानों पर ताला लटका हुआ है। ग्राहक तो दूर, पुलिस और प्रशासन के खौफ से दुकानदारों का भी अता पता नहीं है। पूरे मार्केट में चंद लोग ही दिखाई दी। आप मेरे ठीक पीछे जितनी भी दुकानें, शॉप्स देख रहे हैं, इन सभी जगह चिकन और मटन का व्यापार किया जाता है। लेकिन बंदी के कारण, मीट बंदी के कारण अब लोग यहाँ पर खाली बैठे हुए हैं। यहाँ पर सन्नाटा है, लोगों की परेशानी है। और जिस तरीके के जहाँ तक आप देख सकते हैं, जहाँ तक नजर जाए, जहाँ तक कैमरा जाए, सारी दुकानें हैं। लेकिन अभी इस वक्त सभी दुकानों पर शटर पूरी तरीके से बंद है। हटाने से पहले ना कोई हमारा नोटिस है ना कुछ, और अवैध जिसको बता रहे हैं, ये जब हमारे अधिकारी रिन्यूअल नहीं करेंगे, वो घूस खा रहे थे, 2 नंबर से पैसा खा रहे हैं, रिन्यूअल कर देंगे कोई पैसा नहीं देगा। ये लखनऊ का मशहूर अमीनाबाद है। यहाँ के टुंडे का कबाब, इदरीस की बिरयानी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। लेकिन मीट बंदी की वजह से 117 साल में पहली बार टुंडे की दुकान पर ताला लटक गया। मीट बंदी की ऐसी मार पड़ी कि इदरीस की भट्टी की आग भी बुझ गई। अमीनाबाद की वाहिद बिरयानी शॉप में अब मटन की जगह दाल के कबाब बन रहे हैं। यूपी में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई के बाद अब सियासत तेज हो गई है। आज लखनऊ में योग गुरु स्वामी रामदेव ने इस कार्रवाई को जायज बताया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने योगी सरकार से सवाल पूछा कि अगर बूचड़खानों पर कार्रवाई करनी है तो वैध अवैध का फर्क क्यों? अवैध बूचड़खाने बंद हो रहे हैं, आखिरकार अब आपकी सरकार जब थी तो उस समय क्यों नहीं आप लोगों ने बंद किए? 95% वैध बूचड़खाने हमारे हिंदू भाइयों के हैं, कैसे बंद हो जाएंगे? वैध में गाय कटे जायज़, अवैध में कटे नाजायज़। केरल में गाय कटे जायज़, बंगाल में गाय कटे जायज़, आसाम में कटे, त्रिपुरा गोवा में कटे जायज़।
ये कैसा निज़ाम है, ये कैसा इंसाफ है? जो अवैध बूचड़खाने भी बता के बंद किए जा रहे हैं, कराए भी जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में, कहाँ बूचड़खाना अवैध होता है? जो अभी मेरठ में भी कई हुए और कई जगहों पर मैंने बंद कराया था, मैंने बंद कराया था, जिसका नाम है मोहम्मद आजम खान, जो नगर विकास मंत्री था। मेरठ का बूचड़खाना मैंने बंद कराया था, आज वहाँ गर्ल्स कॉलेज चल रहा है। योगी सरकार ने जो बूचड़खाने बंद किए वो सब अवैध हैं, इलीगल हैं। तो यदि कोई इलीगल काम बंद हो रहा है तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम इस देश के कानून को, इस देश के संविधान को मानते हैं, तो इस पर आपत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है। और अब इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, लोकसभा में सीजीएसटी और आईजीएसटी बिल पास हो गए, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल लोकसभा में पास हो गए हैं। जीएसटी से जुड़े 2 अन्य बिलों पर अभी लोकसभा में वोटिंग जारी है, लेकिन उम्मीद है कि ये जीएसटी बिल, जो कि पिछले कई बरसों से लटका पड़ा था, अब असल सूरत देख पाएगा।